जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 20 नवंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज कवर करी जाती है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। बैचेस जो अवेलेबल हैं वो हैं यूपीपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआर, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर बैचेस। और ये सिर्फ बैच नहीं है, ये सिलेक्शन की तैयारी है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पहली चीज तो पूरा सिलेबस प्रॉपर कवर करवाया जाता है, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है, पूरी आपको अपडेटेड कोर्स मिलता है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। आपको कहीं और भटकने की, सर्च करने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक बार अगर कोर्स ज्वाइन कर लिया, उसके बाद जो है वो सिर्फ आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक जगह पर। और इतना ही नहीं, एक आपको मेंटर भी दिए जाते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि एक सिलेक्शन कैसे लेना है और आपके डाउट्स को रियल टाइम बेसिस पर सॉल्व करते हैं। तो इतना सब कुछ सिर्फ एक कॉल करने के बाद आपको मिल जाएगा। कॉल करो, ज्वाइन करो क्लासेस और अपनी तैयारी जो है वो बेस्ट बनाओ। और अगर ज्वाइन कर लेते तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना कि आपने क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं। तो ये है आज के टॉपिक जो एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। तो पहले हर एक टॉपिक का एक छोटा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। बिरसा मुंडा। अच्छा, क्या टाइम पीरियड था गाइस बिरसा मुंडा का? क्या कमेंट बॉक्स बता सकते हो किसी को आइडिया, एक जनरल, कि इस टाइम पीरियड पर थे बिरसा मुंडा? तो और कहाँ के थे, कौन सा एरिया था, किस रीजन के थे ये? अच्छा, कौन सा बेसिकली ट्राइबल रिवोल्ट था जिसमें ये इन्वॉल्व थे? समझ रहे हो आप? कौन सा लैंड सिस्टम जो है उसके कोलैप्स के अगेंस्ट इन्होंने जो है वो काम किया? यानी कि कोई लैंड सिस्टम था ब्रिटिशर्स का, तो उसको खत्म करने के लिए इन्होंने जो है वो काम किया। इनको और किस, देखो भगवान के नाम से तो इनको जाना जाता है, भगवान के रूप में माना जाता है। एक और चीज है इनका नाम, बिरसा मुंडा का, धरती अब्बा, है ना? तो ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ऐसी चीजें आज हम समझेंगे और इससे रिलेटेड फैक्ट्स पता करेंगे। हालांकि इनसे रिलेटेड फैक्ट्स जो है वो तो ऑलरेडी आप पढ़ते ही हो आपके जनरल स्टडीज के अंदर। नेक्स्ट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 का। डीपीडीपी एक्ट 2023 को ऑपरेशनलाइज करने के लिए ये नियम लाए गए। इसमें ये सरल डिजाइन फॉलो करेंगे, SARAL, सरल डिजाइन। अब ये SARAL में हर एक का एक अलग मीनिंग है, यानी कि सिंपल, एक्सेसिबल, रैशनल। SAR हो गया, ए एक्शनेबल, L यानी कि लैंग्वेज। तो क्योंकि भाई डेटा को प्रोटेक्ट जो है वो करना है, तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी, लोगों का कंसेंट जरूरी है कि भाई किन से क्या इंफॉर्मेशन ली जा रही है ना? स्टोरेज लिमिटेशन, मिनिमम डेटा लो, अकाउंटेबल बनाओ, सिक्योरिटी रखो। तो डेटा प्रोटेक्शन के लिए नियम आ गया, यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2023 का, उसको बेसिकली प्रॉपर तरीके से लागू करने के लिए नियम लाए गए हैं, उसको हम लोग समझेंगे। बड़ा सिंपल सा सुनने वाला मेनली टॉपिक है। अब एक ऑपरेशन है जिसका नाम है सदर्न स्पीयर। यूनाइटेड स्टेट्स ने कैरिबियन क्षेत्र में दशकों का सबसे बड़ा, यानी कि पिछले कुछ दशकों में सबसे बड़ा नेवल डिप्लॉयमेंट किया। काफी सारी नेवीज ये लेकर आए, शामिल की इन्होंने, पार्क करी बड़ी बड़ी फोर्सेस, अपनी नेवल फोर्सेस एक जगह पर। ये बेसिकली नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट को काउंटर करने के लिए। तो इन्होंने जो है वो अभी देखो, जनरली क्या था, इनके कैंपेन्स जो थे वो शिप्स पर, एयरक्राफ्ट पर निर्भर थे। पर ये जो ऑपरेशन सदर्न स्पीयर जो है, इसमें ये लोग रोबोटिक्स का, AI का, इन सब चीजों का उपयोग कर रहे हैं। तो यूएस का डिफेंस सेक्रेटरी ने ड्रग्स रिलेटेड डेथ को रोकने के लिए इस ऑपरेशन को एसेंशियल मिशन बताया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का बड़ा ऑपरेशन है नार्कोटिक्स के अगेंस्ट, क्योंकि बहुत ड्रग्स वगैरह बहुत फैल रहा है। इवन इंडिया के अंदर भी बहुत तेजी से युवाओं के बीच में अफीम, गांजा जो है वो बहुत इजीली एक्सेसिबल हो रहा है, और जिससे घर परिवार खत्म हो रहे हैं। मेरे सामने खुद अभी एक केस आया है चरस का, कि चरस लेने के बाद लोग पागल से होते जा रहे हैं, अपने
परिवार को खत्म कर रहे हैं। खत्म इन द सेंस कि मतलब परिवार में टाइम नहीं देना, दिन रात नशे का आदी बन रहा, इसलिए तो ये मैरिजेस टूट रही हैं, रिलेशनशिप खत्म हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये नशा भी है। लाइफस्टाइल, लोग सोचते हैं कि अरे वाह चीयर्स करेंगे अच्छा लगेगा। लोग पीयर प्रेशर में आकर आजकल नशा करने लगे। अरे तू गांजा नहीं करता क्या? अरे यार तू अपनी लॉबी का है ही नहीं। नेक्स्ट डे से वो बंदा बोलता लाओ तो हमें भी पिलाओ जरा, हम भी जॉइंट लेंगे, हम भी पीस बोलेंगे। अरे बेवकूफ हो। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को देखने को, ये तो टॉपिक हमने अभी कुछ दिनों पहले ही तो पढ़ा है यार, ये रिपीट हो गया है वाला टॉपिक। याद है आपको? ये पूरा टॉपिक है A to Z, एक एक चीज उन्होंने रिपीट कर दी है। इंडिजीनियस क्वांटम लीप, ये वाला टॉपिक भी रिपीट कर दिया इनने। हम आज की डेट में जो है वो, हालांकि ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। इंडिया ने हाई प्रेसिशन डायोड लेजर डेवलप किया है जो क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये कम्युनिक क्वांटम, याद आ रहा है कुछ हमने डिस्कस जो है वो किया था, QKN, किसी को याद आ रहा है? कम्युनिकेशन के लिए हमने जो है वो डिस्कस किया था, क्वांटम की कम्युनिकेशन नेटवर्क है। तो इसी पर ही हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, यानी कि वो पहले एक आर्टिकल आया तो उसी का ही बेसिकली एक और आर्टिकल उससे रिलेटेड आ गया है। फिर इंडियन रेलवेज ने AI पावर्ड सर्विलेंस एंड लॉकिंग कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया है, और बेसिकली ये मालगाड़ियों के लिए किया गया है। ये रियल टाइम चेक करता है कि वैगन डोर्स लॉक्ड हैं या टेम्पर्ड हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि मालगाड़ी में से, ये वैगन की सिक्योरिटी, मालगाड़ी का जो डिब्बा है उसमें जो डोर्स लगे रहते हैं, ये सिस्टम बता देगा कि वो लॉक हुआ है या किसी ने उसके साथ छेड़खानी करी है तुरंत, और रियल टाइम अलर्ट दे देगा कि कोई खोल रहा है डब्बे को। ये बेसिकली सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए किया गया है। चलिए आइए, ठीक है, समझ में आ गया कि आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, तो आओ एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हम बात करेंगे बिरसा मुंडा के बारे में, एक विजनरी ट्राइबल लीडर जिन्होंने छोटा नागपुर की ट्राइबल आइडेंटिटी, फॉरेस्ट राइट्स और लैंड प्रोटेक्शन को एक मास मूवमेंट का रूप दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली झारखंड के 25th फाउंडेशन डे पर उनको याद किया और इस भूमि की करेज, गरिमा और ट्राइबल कल्चरल हेरिटेज की प्रशंसा की। बिरसा मुंडा को भैया लोग भगवान कहते हैं, धरती अब्बा कहते हैं, ये दो नाम जो है वो लिख लेना। बिरसा मुंडा को भगवान जो है वो कहा जाता है, और 150th बर्थ एनिवर्सरी इनकी थी। झारखंड का 25th फाउंडेशन डे, ये चीज ध्यान में रखो। धरती अब्बा के नाम से लोग इन्हें याद करते हैं, इसका मतलब होता है अर्थ फादर, धरती का अब्बा, धरती का पापा, जो नेचर और ट्राइबल कम्युनिटी के संबंध का एक सिंबल है। सॉरी। आओ इनकी अर्ली लाइफ देख लें थोड़ा सा, इनका टाइमलाइन थोड़ा इनकी ध्यान में रखना। 1875 से लेकर 1900 के टाइम पीरियड पर ये थे फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक और स्पिरिचुअल गाइड थे। इन्होंने बहुत लोगों से बोला कि शराब वराब का सेवन करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। इनका जन्म उली हातू में, जो झारखंड के अंदर एक कुंती डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर हुआ इनका जन्म, उली हातू। बचपन के समय पर इन्होंने मतलब कुछ साल जो है वो एक कुछ एरिया में बिताए थे, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इनकी स्कूलिंग जो है वो सालगा और चाईबासा में हुई, वो भी लिखने विखने की जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने देखा कि देखो यार ये ब्रिटिशर्स लोग जो है वो कितनी मनमानी जो है वो कर रहे हैं, ट्राइबल लोगों को लैंड से, उनकी खुद की जमीन से जो है वो अलग किया जा रहा है, फोर्सफुली लेबर सिस्टम लाया गया, मिशनरी प्रेशर किया जा रहा है कि भाई लोग अपना धर्म परिवर्तन करें। तो ये सब चीजें बचपन से ही देख रहे थे। प्रशासन के नाम पर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो ये सब बचपन से जो है ये देखते आ रहे थे, ये देख रहे थे बार बार कम्युनिटीज को जो है वो डिस्प्लेस किया जा रहा है, हमारे घर से जो है वो हमें निकाला जा रहा है। तो बचपन से ये देख रहे थे, बचपन से ये सह रहे थे। तो ये फिर उसके बाद यही सहन करते करते इन्होंने अपने आप को बिल्डअप किया और फिर खड़े हुए ये
लड़ाई लड़ी, लोगों को अपने अधिकार दिलवाए। इन्होंने एक उलगुलन करके एक मूवमेंट है वो लीड किया था। ये फैक्ट ध्यान में रखना, ये अक्सर पूछा जाता है। एक जमीन का सिस्टम था मुंडारी खुंद खट्टी लैंड सिस्टम, उसको खत्म करने के लिए ये मूवमेंट लाया गया। ये चीज लिख लेना, पुराना सिस्टम था मुंडारी खुंद कट्टी सिस्टम, जहां जमीन की कलेक्टिव ओनरशिप और क्लैन बेस्ड अधिकार होता था। ब्रिटिश ने इस सिस्टम को वीक किया। ब्रिटिशर चाहते थे कि भाई देखो, ये जो सिस्टम था ये बहुत पुराना इनका सिस्टम, कि भाई एक पूरा गांव है, उस गांव का संचालन जो है वो करेंगे गांव के प्रधान, है ना, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो पंडित पुजारी, जो भी प्रधान, भाई जिनका कर्तव्य है कि इस पूरी गांव की भूमि को जो है वो प्रोटेक्ट रखना, उनके लोगों को प्रोटेक्टेड रखना। ये भाई साहब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर ने जो है वो इन्हें बोला कि अरे इसको हटाओ, ये जमीन हमें चाहिए, जमीन पर हम टैक्स लगाएंगे, हम जैसा बोलेंगे वैसा करो। तो लोगों को एक्सप्लॉइटेशन हुआ, लोगों ने बोला अरे हमारे यहाँ का जो सिस्टम चलता आ रहा है तुम उसको क्यों हटा रहे हो। ब्रिटिशर्स ने ठेकेदार जैसे एक्सप्लॉइटेटिव इंटरमीडिएटरीज को प्रमोट किया। ब्रिटिशर ने बोला कि अरे एक काम करो, एक व्यक्ति है ये यहाँ का लोकल, इसको खरीद लेते हैं, और ये बिकने के लिए रेडी था। इसको पोस्ट दे दी कि तुम अब संभालो, ये इस मुखिया को हटाओ और उसकी जगह पे तुम रहो, और यहाँ पर जो बोल रहे हैं हम लोग टैक्सेस वगैरह जो कलेक्ट करना है लोगों से, वो टैक्सेस कलेक्ट करो। तो ये ठेकेदार, ऐसे लोगों को ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट कर दिया कि हमारे बिहाफ में तुम लोग जो है वो यहाँ पर काम करो। तो जो पुराना सिस्टम था इन लोगों ट्राइबल ग्रुप का, मुंडारी, इसको जब ब्रिटिशर्स ने खत्म किया और अपना कंट्रोल बढ़ाया, तब बिरसा मुंडा ने जो है वो उलगुलान मूवमेंट जो है वो शुरू किया। ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको देखो बैकग्राउंड पता होना चाहिए, चीजों को समझो। ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर ने भैया यहाँ पर इनका जो पुराना सिस्टम था उसको खत्म किया, जिस सिस्टम में एक मुखिया जो है वो पूरा बेचारा पूरा गांव की देखभाल कर रहा है, लोग उसको पूज रहे हैं कि हाँ यार हमारे मुखिया बड़े, उसकी रिस्पेक्ट करना है। ये बाहर से फॉरेनर आए, उन्होंने एक व्यक्ति को जो है वो खड़ा कर दिया, बोला कि नहीं आज से ये मुखिया हटाओ, ये व्यक्ति देखरेख करेगा इस क्षेत्र की। अब वो देखरेख कम कर रहा था, वो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट की पूर्ति ज्यादा कर रहा था। तो मुंडा साहब ने देखा कि अरे यार ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ, तो उन्होंने लड़ाई लड़ी, उलगुलान मूवमेंट। ये चीज ध्यान में रखो। इवन जो मिशनरीज एक्टिविटीज थी, उन्होंने कल्चरल आइडेंटिटी और ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम को चैलेंज किया। भाई ये भी देखने को मिला लगातार कि वहां से धर्म कन्वर्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग जो पेड़ों को जो है उसकी पूजा कर रहे हैं, बाहर से व्यक्ति आ रहा है बोल रहा है ये पेड़ की पूजा मत करो, पेड़ों को काटो, यहाँ पे अपन एग्रीकल्चर लैंड बनाएंगे, नहीं इसकी पूजा करने की जरूरत नहीं। अब कोई तुम्हारे भगवान को छेड़ेगा तो तुम क्या चुप रहोगे? नहीं ना। ये भी हुआ, लोगों के अंदर गुस्सा जागा कि अरे यार हमारे कल्चरल बिलीफ सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हो, चेंज कर रहे हो उसको। फोर्स लेबर ने इकोनॉमिक ऑटोनॉमी को ब्रेक कर दिया। जो लोग अपनी खुद की जमीन पर खेती किसानी करते थे, खुद के मालिक थे, वो आज की डेट में जो है वो दूसरों के नौकर बनने लगे। तो ये सब चीजें का जब असर सामने दिखा, वो प्रताड़नाएं सामने दिखी, तो बिरसा मुंडा ने मूवमेंट शुरू किया। इस आज की डेट में आप देखते हो, आप कहीं जाते हो, आपके पिताजी का माताजी का शायद सम्मान नहीं हो रहा जो सम्मान आप चाहते हो जैसा हो। आप कहीं जाते हो, कई बार आपके अंदर जो क्षमता है, जो काबिलियत है, उस हिसाब से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। आपके अंदर वो भूख है उस रिस्पेक्ट की कि नहीं यार मैं जहां जाऊं वहां पर लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मैं यहां पर जाऊं वहां पर मेरा दबदबा बने, मेरा भौकाल बने। इसीलिए तो आप ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, है ना। एक बात तो सच मान लेना भाई, मेरे पास काफी सारे कई बार लोग जो नई नई तैयारी करते हैं ना, जो पुरानी तैयारी करते हैं उसको पता है कि हाँ भाई ये भी चाहिए हमें। जो नई तैयारी करता है वो बड़ी बड़ी बातें करता है, हमें तो देश के लिए करना है, हमें तो लोगों के लिए करना है। तो बेटा लोगों के लिए करना है तो एनजीओ खोल लो ना अपना, सिविल सर्विसेज ही क्यों है, देश के लिए करना है तो उसमें भी बहुत सारी चीजें। इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाओ, वो भी तो देश के लिए कर रहा है, जीडीपी को बढ़ाने का काम कर रहा है। आईएएस ही क्यों बनना है, एसडीएम ही क्यों बनना है, डीएसपी ही क्यों बनना है?
हाँ, क्योंकि तुम्हें पावर भी तो चाहिए ना गुरु। ये तो बोलना ही मत झूठ कि नहीं हमें तो कोई पावर नहीं चाहिए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। सबको पैसा चाहिए, सबको पावर चाहिए, फालतू के ढकोसलेबाजी है ये। अगर नहीं चाहिए तो करो ना फिर एनजीओ, ये क्यों पढ़ रहे हो? तो कभी भी लाइफ में अगर कोई पूछे तो यस बोलना कि इट इज अ रिस्पेक्टेबल जॉब एंड आई नीड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। ये चाहिए भाई इज्जत समाज में, मैं भी चाहता हूं। नहीं नहीं चाहते हो क्या कि तुम यहाँ पे खड़े हो या तुम्हारी फैमिली कहीं पर भी जाए तो तुम्हें भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स मिले? नहीं चाहते हो? या ये बोलोगे यार हमें तो ये वीवीआईपी प्रोटोकॉल को बंद करना है? ट्राई करके देख लो, सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सब झूठ होता है। हर एक इंसान को चाहिए अपनी लाइफ में। और मैंने ये नहीं बोलता कि गलत है, ये बिल्कुल सही है भाई। तुम मेहनत कर रहे हो तभी तो तुम्हें वो पोजीशन मिल रही है यार। एक व्यक्ति ये दिन रात जो है वो आलसी है, पड़ा हुआ है, कोई मेहनत कर नहीं रहा है। एक जगह तुम हो, तुमने मेहनत करी, तुमने कमाया, तुमने इज्जत बनाई, अपनी आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई किया है। एक जगह कॉमन मैन की लाइन लगी है मंदिर में दर्शन करने के लिए है। तुमने भाई साहब अपनी कमाई, अपना वो किया, तो तुम्हें जल्दी शीघ्र दर्शन करने। तुम्हें यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड इनको रोकेंगे और तुम्हें अंदर जो है वो कर देंगे। इसमें यहाँ पर 100 लोग फालतू की बातें गालियां बकेंगे, अरे ये देखो ये वीआईपी लोग, ये देखो ये वीआईपी लोग। तो ये 100 लोग मूर्ख है। तुम भी बनो ना यार वीआईपी, वीवीआईपी। तुम भी कमाओ पैसा, जाओ फास्ट लाइन से। नहीं, ये शिकायत करते रहेंगे, हमें एक कल्चर खत्म हो जाना चाहिए। देखो भगवान के पास सब एक बराबर, माना भगवान के पास सब एक बराबर है, और भगवान ने सबको अपॉर्चुनिटी भी दी है एक जैसी। तुमने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया तो गलती किसकी? तुम्हारी है ना। तो कभी भी लाइफ में ये सब वीवीआईपी और ये सब चीजों में वो मत करना। आप लोग, आप समझदार लोग, मुझे पता है कि अभी जो लोग नए वीडियो देख रहे होंगे, पहली बारी वाला लेक्चर, उनको मेरी बात उतनी समझ में नहीं आएगी, बल्कि उल्टा मेरे ऊपर गुस्सा आएगी कि देखो सर वीवीआईपी कल्चर को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं कि तुम लोग वीवीआईपी बनो। मैं प्रमोट कर ही नहीं रहा। क्या तुम्हारे कहने से या मेरे कहने से वीवीआईपी कल्चर बंद हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। बट हाँ, ये तो हो सकता है ना कि तुम वीवीआईपी बन जाओ। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो? तो बनो ना यार, क्यों कंप्लेन करना? ये होना चाहिए कि तुम और तुम्हारा परिवार हेलीकॉप्टर से उतरे साला, तब आएगा मजा, तब दिखेगी पावर। छोड़ो कॉमन मैन की चीजों को भाई। कॉमन मैन के लिए जितना तुम कर सकते हो ऑन पेपर ऑन टेबल जो है वो कर दोगे। अब कॉमन मैन खुद मेहनत नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो कुछ नहीं कर सकते ना तुम। भगवान मत बनो, एक चीज याद रखना लाइफ में, भगवान को भगवान का काम करने दीजिए। तुम वो कर्तव्य करो जो तुम्हारे हाथ में, आज की डेट में तुम्हारे हाथ में है। वो कर्तव्य कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, बड़ा आदमी बनना है, बड़ा नाम कमाना है। इतनी पावर होनी चाहिए कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली की तरफ कोई देख ना सके, और वो पावर मिलेगी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद। अब सुनो, क्लियर? बिरसा मुंडा की बात है। मुंडा, ओरांव, ये सब जो कम्युनिटीज जो दिखाई दे रही है ना, ये जो खारिया कम्युनिटीज, सभी ने लार्ज स्केल एक्सप्लॉइटेशन फेस किया है। जमीन से इनको अपनी हटा दिया गया, अधिकार इनके छीन लिए गए, फॉरेस्ट का कंट्रोल जो है वो इनका छीना गया, आजीविका इनकी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई, खाने कमाने की व्यवस्था इनके पास बची नहीं। तो ये जो पूरा सिस्टम था जो मैंने अभी आपको बताया, कहां गया वो? ये मुंडारी खुंद काटी लैंड सिस्टम, इसके कोलैप्स होने से पूरी व्यवस्था इन लोगों की खराब हो गई। तो यही वो सिस्टम है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके कोलैप्स के बाद उलगुलान, ये बैकग्राउंड है, इसके बाद उलगुलान मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ। बिरसा मुंडा ने उलगुलान को लीड किया, जो एक ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट था। उलगुलान के फीचर्स आपको जो है वो पता होने चाहिए। फीचर नंबर 1, ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ डायरेक्ट रेजिस्टेंस था। ब्रिटिशर्स को बोला कि हमारे यहां से रूल एंड करो, कंट्रोल एंड करो। जो पुराने समय के जो अधिकार जो चल रहे थे भूमि के, ट्रेडिशनल लैंड राइट्स, इसको रिवाइव किया गया। नेक्स्ट, एक्सप्लॉइटेटिव लैंडलॉर्ड्स और मिडिलमैन के खिलाफ
मोबिलाइजेशन, या सिंपल शब्दों में बोलूं, ये जो टीकादार जो बना के रखे हुए थे, इनके अगेंस्ट डायरेक्ट रिवोल्ट था। टीकादार या मिडिलमैन, इनके अगेंस्ट डायरेक्ट रिवोल्ट था। चौथा पॉइंट, स्वराज, ट्राइबल सेल्फ रूल। स्वराज, ट्राइबल सेल्फ रूल का इनका विजन था कि भाई हमारे हमारे हमें ऑटोनॉमी दो, हमें छोड़ो, जैसे हम जी रहे थे वैसे जीने दो, हमारे ऊपर अननेसेसरली चीजों को थोपो मत जो हमें चाहिए ही नहीं, और तुम अपने फायदे के लिए हमारा नुकसान मत कराओ। तो बिरसा का स्लोगन बेसिकली यही था कि फॉरेन डोमिनेशन को खत्म करो और स्वदेशी सिस्टम को रिस्टोर करो, यानी कि इनका जो सिस्टम जो था इनका खुद का, उसको दोबारा से लेकर आओ और ये ब्रिटिश के कंट्रोल को खत्म करो। ये सिंपल सी चीज ये बोलते थे। तो उलगुलान ने प्लेटू रीजन की, यानी कि ये जो वही छोटा नागपुर प्लेटू की बात हो रही है, इस क्षेत्र की कई ट्राइब्स को यूनाइट किया, इकट्ठा किया उस पूरे क्षेत्र में, सब एक साथ हो आओगे तभी हम लड़ पाएंगे इन दुष्टों के खिलाफ। तो ये मूवमेंट ट्राइबल नेशनलिज्म का एक अर्ली फेज था जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के प्री गांधीयन फेज को वो इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब और कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो, अभी जो उनको याद किया गया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर उनको सम्मान दिया गया, तो इस याद का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या था? उनके जमीन के अधिकारों के स्ट्रगल को सेलिब्रेट करना, कल्चरल रेजिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करना, बताना कि भाई तुम्हारे कल्चर को अगर कोई छेड़ेगा तो तुम रेजिस्ट करो, तुम लोगों की हाँ में हाँ मत मिलाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी जीवन की गलती यही है कि किसी ने कुछ बोला नहीं कि तुम तुरंत अपनी चीजें छोड़कर, अपने माँ बाप की बातें छोड़कर दूसरों की बातें करने लगते हो। नहीं भाई, तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना है। हाँ, अगर सामने वाले की बात सही है और लग रहा है कि हाँ नहीं ये एक रिफॉर्म है, सुधार है, तो सुधार को एक्सेप्ट किया जाता है। बट कोई अपने इंटरेस्ट के लिए आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सुधार को आप जरूर एक्सेप्ट करो। और ट्राइबल आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन के उनके मैसेज को स्प्रेड करना कि हमें अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी को जो है वो प्रिजर्व करना है। तो ये कहानी है भाई, और आज की डेट में भी इनकी मैटर करती है भाई। प्रेजेंट डे भी इनका रिलेवेंस हम लोग को देखने को मिलता है। देखो जैसे कि ये उनके जो आइडियाज जो है वो फॉरेस्ट गवर्नेंस, जो हम लोग को देखने को मिलता है ना कि ये जंगल एरिया जो है उसके शासन में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। बिरसा का फोकस जो था वो लैंड प्लस फॉरेस्ट प्लस आइडेंटिटी, इसका एक इंटीग्रेटेड मॉडल बनता है जिसके थ्रू हम काफी सारे वो भी लेकर आए, कानून वगैरह भी लेकर आए, है ना। फॉरेस्ट राइट एक्ट को हमने इंप्लीमेंट किया, वो भी तो इन तीन चीजों के बेस पर था ना। उलगुलान ने एक्सप्लॉइटेशन के स्ट्रक्चरल रूट को टारगेट किया। तो ये कहानी है पूरी की पूरी। बिरसा मुंडा ने ट्राइबल ग्रुप्स को इकट्ठा किया कि नहीं भाई हमें जमीन से मत निकालो, अनफेयर टैक्सेस नहीं देंगे हम। वही फोर्स लेबर, मिशनरी कंट्रोल, वो पूरी चीजों मैंने आपको बताई। उनकी गुरिल्ला रेजिस्टेंस था, गुरिल्ला वॉरफेयर प्रैक्टिसेस थी उनकी। कॉलोनियल स्ट्रक्चर जो थे, जो दमनकारी थे, उनको टारगेट किया जाता था, इंक्लूडिंग पुलिस स्टेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, सब में लठ पड़वाई जाती थी। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था इनका, जो बिरसेत सेक्ट जो था, पंथ जो था या संप्रदाय जो था बिरसाइत, जो खत्म होता जा रहा था, तो और फिर उसमें उन्होंने बोला कि नहीं भाई आप दारू शराब छोड़ो, तुम साला पहुआ लगा के पड़े रहते हो, यहां पर ब्रिटिशर्स आकर देखो तुम्हारी चीजें छीने जा रहे हैं, थोड़ा बचो। ठीक है, रांची की जेल में फिर पहुंच गई है 25 वर्ष की आयु में, उनका जीवन समाप्त हो गया। सोचो आप यार, 25 साल की उम्र में क्या कुछ नहीं कर देते लोग।
फिर इसी का रिजल्ट आता है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, जिसके थ्रू ट्राइबल्स के जमीन के अधिकार जो थे वो मिले। झारखंड के अंदर 150 फीट का स्टैचू भी है इनका। फिल्म्स के जरिए, लिटरेचर के जरिए आज भी इनके मैसेजेस जो है वो युवाओं तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटीज जो है वो जो प्रॉब्लम्स आज की डेट में फेस कर रही हैं, तो बिरसा मुंडा के जो मतलब जो सोच, विचार, आदर्श जो थे वो आज भी फॉलो किए जाते हैं। तो बस ये बिरसा मुंडा से रिलेटेड फैक्ट्स है, प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नियम आ गया है, लिख लो पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025। ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो 2023 का था, 2023 का जो ये जो कानून जो था, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमने रूल्स बनाए। ये रूल्स डिजिटल पर्सनल डेटा की प्रोटेक्शन, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को मजबूत करेगा। ये टारगेट करेगा कि जो भी सिस्टम बने, वो लिखा हुआ है देखो, इनोवेशन फ्रेंडली डेटा गवर्नेंस सिस्टम बने। तो कानून और रूल्स का डिजाइन जो है वो सरल प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। तो आप यहां पर सबसे पहले तो सरल प्रिंसिपल जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, SARAL, सरल प्रिंसिपल। ठीक है, SARAL लिखो नेक्स्ट लाइन में। ये पूरे रूल्स हैं, ये सरल प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। ये पूरी चीज लिख लो। S का मतलब है इसमें सिंपल, A का मतलब है एक्सेसिबल, R का मतलब है रैशनल, A का मतलब है एक्शनेबल और L का मतलब है लैंग्वेज। ये सरल प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि डेटा सिक्योरिटी सिंपल रखो, एक्सेसिबल रखो, है रैशनल रखो, सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए चीजें, एक्शनेबल रखो, है ना, सिंपल लैंग्वेज रखो। ठीक है, बात ध्यान समझना, 2023 में हम ये कानून लेकर आए, डेटा पर्सनल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। अब जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना, पहला पॉइंट है कि नहीं। पहला पॉइंट तो यही है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी को ही हम लोग को लागू करना है तरीके से, तो हम लोग लेकर आ गए ये रूल्स जो सरल की प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। डेटा प्रिंसिपल और डेटा फ्यूडिशियरी, आप जो है वो अगर देखेंगे तो इसमें डेटा फ्यूडिशियरी भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली डेटा सेंटर्स मैंने आपको पढ़ाया ना कुछ दिनों पहले, कि जहां पर आपका पूरा डेटा स्टोर रहता है। तो इस पर्टिकुलर कानून का, 2023 के कानून का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो जो डेटा सेंटर है, डेटा फ्यूडिशरीज जो है, जहां पर डेटा आपका स्टोर रहता है, तो उनके क्या दायित्व होंगे, उनके क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, वो भी इस कानून में लिखा हुआ है। डेटा प्रिंसिपल्स के अधिकार इंश्योर करना। ये डेटा प्रिंसिपल्स क्या है, देखो लिख लेना भैया, डेटा फ्यूडिशरी का मतलब डेटा सेंटर लिख लो, कि वो संस्था जो डेटा को प्रोसेस करती है, डेटा सेंटर। डेटा प्रिंसिपल का मतलब लिख लो, क्योंकि समझ में नहीं आएगा नहीं तो बाद में आपको। डेटा का मालिक, जो डेटा को उपयोग कर रहा है, उसको डेटा प्रिंसिपल्स कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखोगे आप। अब कानून सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में ड्राफ्ट हुआ है। इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स दिए गए हैं ताकि इजीली जो है वो उसके कंप्लायंसेस जो है वो रहे। इसके अंदर इन्होंने 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी बनाए हैं, ये भी लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरल डिजाइन के ऊपर आधारित है और 7 गाइडिंग प्रिंसिपल है। पहला बोलता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, सूचित सहमति, कि लोगों को पूरी चीज पता होनी चाहिए कि कौन सा डेटा उनसे लिया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। तीसरा पर्पस लिमिटेशन, उद्देश्य सीमितता, कि पर्पस क्या है। डेटा मिनिमाइजेशन, न्यूनतम डेटा संग्रहण। एक्यूरेसी, सटीकता। स्टोरेज लिमिटेशन, भंडारण सीमा। सिक्योरिटी सेफगार्ड, अकाउंटेबिलिटी, सुरक्षा प्रावधान, जवाबदेही।
तो ये 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो जिसके पूरे आधार पर बेस्ड ये बन रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड प्रीलिम्स मेंस दोनों में आएंगे क्वेश्चन, तो पूरी चीज लिखना और जो बोलता हूं वो लिखा करो। गवर्नमेंट ने मेजर सिटीज में कंसल्टेशन किए, बातचीत की, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, इन सब सिटीज के अथॉरिटीज के साथ बातचीत हुई। इन ग्रुप्स ने अपना अपना फीडबैक दिया। इन सिटीज में जब बातचीत हुई तो उन्होंने अपना अपना फीडबैक दिया। स्टार्टअप्स, एमएसएमई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बॉडीज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, सब ने फीडबैक दिया और उनके फीडबैक ने फाइनल रूल्स बनाए। और ऑब्जेक्टिव यही था कि क्लैरिटी मिले, सभी लोग इन्वॉल्व रहे, इंक्लूसिवनेस इसमें देखने को मिली, जिससे कि रूल्स प्रॉपर तरीके से बने और जो फॉलो किए जा सकें इजीली। बस और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ ज्यादा डेप्थ में आपको जानने की जरूरत ही नहीं है। जो चीज काम की थी वो आप समझ चुके हो। पर्पस 2025 के रूल्स का यही है, कंसेंट मैनेजमेंट करना, कोई उल्लंघन हो रहा है तो उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर टाइमलाइंस होनी चाहिए, डेटा की ऑडिटिंग होनी चाहिए, अधिकार प्रॉपर क्लियर होने चाहिए कि लोगों के क्या होंगे। रोल जो है वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी ये लेकर आ गए, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका रोल जो होगा लागू करना। ये प्राइमरी इंफोर्समेंट अथॉरिटी बनाई गई है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, जो हर एक चीज को देखेगी। ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी इस बोर्ड के जरिए, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो बोर्ड जो है वो ऑनलाइन ऑपरेट करेगा, कंप्लेंट्स फाइल करना, ट्रैक करना, मैनेज करना, सब ऑनलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू होगा। इनके डिसीजन के खिलाफ आप टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपेलेट ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हो। यानी कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है वो आपकी अगर नहीं सुन रहा है तो इसके ऊपर वाली जो अथॉरिटी आपको जो मिलेगी वो आपको मिलेगी, लिख लो, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपेलेट ट्राइब्यूनल। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपेलेट ट्राइब्यूनल, यहां पर जाकर आप सुनवाई कर सकते हो। ठीक है, बस यही है, प्राइवेसी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों पर टारगेट करने पर फोकस कर रहे हैं। 18 महीने कंप्लायंस पीरियड जो है वो मैंडेट है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं, ये सब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, फिड्यूशरीज के लिए कितना क्या है वो सब आपके लिए काम का नहीं है। अब नए रूल्स आ गए जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को जो है वो लागू करने में हेल्प करेंगे। अब ये वाला जो टॉपिक है ये समझो आप, लिख भी लेना, ऑपरेशन सदर्न स्फीयर प्रीलिम्स में आ सकता है। लार्ज स्केल यूएस नेवल डिप्लॉयमेंट है जो कैरेबियन रीजन, पहला पॉइंट कैरेबियन रीजन में, दूसरा पॉइंट यूएसए का नेवल डिप्लॉयमेंट है। यूएसए का नेवल डिप्लॉयमेंट, यूएसए अपनी नेवी को जो है वो कैरेबियन क्षेत्र में जो है वो तैनात कर रहा है। यूएसए अपनी नेवी को कैरेबियन क्षेत्र में जो है वो तैनात कर रहा है। किस लिए, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, नार्को टेररिस्ट नेटवर्क्स को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट लाइन, थर्ड पॉइंट, कैरेबियन क्षेत्र में नार्को टेररिस्ट नेटवर्क ब्रैकेट में काउंटर, इनको काउंटर करने के लिए। अब नार्को से आप समझ गए ना, नार्कोटिक्स ड्रग्स की बात हो रही है, गांजा, अफीम, कोकेन, ये सब ये कैरेबियन क्षेत्र में बहुत है, तो इनके नेटवर्क को तोड़ना है। तो ये डिप्लॉयमेंट गाइस दशकों में सबसे बड़ा है, बहुत ज्यादा मात्रा में ये लोग लेकर आ गए अपने नेवल फोर्स को, बहुत ज्यादा मात्रा में इन्होंने खड़ा कर दिया, यहां पर तैनात कर दिया यहां पर। तो ये बता रहा है, इवन ये भी चीज बोल रहे हैं कि ये लोग जो है वो रोबोटिक्स, एआई, ये भी लिख लेना एक नेक्स्ट पॉइंट में कि रोबोटिक्स, एआई है, ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी, इन सब का ये उपयोग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर अपने ऑपरेशन में। बस इतनी चीज लिख लो, दैट्स इट, इससे ज्यादा आपसे पूछेंगे भी नहीं ये लोग। तो यूएस का कैरेबियन क्षेत्र में सिक्योरिटी प्रेजेंस हिस्टोरिकली
नारकोटिक्स को खत्म करने पर सबसे बड़ा बताया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव है कि ड्रग ट्रैफिकिंग रोकना, यूएसए को जो है वो बचाना ड्रग्स के अटैक से। वो ड्रग अटैक मतलब वही कि जो लोग खत्म होते जा रहे हैं, युवा जो खत्म होते जा रहा है। पहले जो कैंपेन्स थे वो हैविली मैन्ड शिप के ऊपर डिपेंडेंट थे कि लोग जाएंगे और जाकर रोकेंगे। ह्यूमन सर्वेलांस के ऊपर मेनली डिपेंडेंट थे। अब ये लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, स्पेशली ऑटोनॉमस, रोबोटिक्स, ऑटोनॉमी। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने ऑपरेशन को एक एसेंशियल मिशन बताया। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जो है बोलते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है ये, ड्रग रिलेटेड डेथ को प्रिवेंट करना, और इसके लिए हमें कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। जब जर्नलिस्ट ने और क्वेश्चंस पूछे तो पेंटागन की रिप्रेजेंटेटिव ने क्वेश्चंस को प्रिलिमिनरी अनाउंसमेंट स्टेटमेंट्स की तरफ जो है वो रीडायरेक्ट कर दिया, मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करने से अवॉइड किया है अभी। तो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं इसके बारे में, जितनी चीज मैंने आपको बताई है दैट्स इट। कि ड्रग ट्रैफिकिंग को, ड्रग माफिया को रोकने के लिए इनका ये ऑपरेशन हम लोग को देखने को मिला है। ये सब ध्यान में रखने की जरूरत नहीं कि डिक्लेरेशन जो है वो फॉलो कर रहा है। यूएस की नेवल एक्टिविटीज इस रीजन में महीनों तक चल रही थी, ये फालतू की फर्जी स्टोरी आपको नहीं सुनना है। जो काम की चीज है वो मैं आपको बताऊंगा, जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। अब ये मैंड सिस्टम से ऑटोनॉमस सिस्टम की तरफ जो है वो इनका ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी सीखने वाली चीज भी है हमारे लिए। तो ये दशकों का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट है। पेंटागन ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर नहीं रहा है, बट जितनी इंफॉर्मेशन उसने बताई है उतनी सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। दैट्स इट। प्रोजेक्ट 33 के अंदर यूएस नेवी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है, हाइब्रिड जो फ्लीट्स हैं, बड़े बड़े जहाज हैं, उनको डिप्लॉय करेगा। ये अनमैन्ड प्लेटफॉर्म को कंबाइन करेगा ट्रेडिशनल वॉरशिप से, मतलब कहीं ना कहीं ये अपने पूरे डिफेंस सिस्टम को ऑटोमेटिक बना रहा है भैया। तो इसका एक सिग्नल भी हमें मिला है, बट आपको तो ऑपरेशन इसके बारे में पता होना चाहिए, शेयर के बारे में। दैट्स इट। अब ये आर्टिकल पहले भी हमने पढ़ा था कि भैया मेनली फोकस जो है वो करना है, जमीन को तो बचाना ही बचाना है, वहां पे रहने वाले लोगों को भी बचाना है। ये पूरा आर्टिकल रिपीटेड है, पढ़ा था ना मैंने, मेरे ख्याल से भी पिछले हफ्ते ही इस टॉपिक को डिस्कस किया था, पूरा रिपीटेड है। ये आया भी इसलिए वो बिरसा मुंडा के पर्सपेक्टिव से फिर से ये वाला टॉपिक आ गया है कि भाई कम्युनिटी को भी देखो, वाइल्ड लाइफ को भी देखो, कंजर्वेशन को भी देखो, संरक्षण भी करो सबका, डेवलपमेंट भी करो सबका। और ये वाला टॉपिक आपसे मेंस में पूछा जाएगा, इवन ऐसे में भी इस टाइप के टॉपिक जो है आएंगे। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि एक बार इस टॉपिक को आप रीड करें खुद से, जिससे कि वर्ड बाय वर्ड आपको चीजें थोड़ी सी पता लगे। ठीक है, कम्युनिटी को भी बचाना है हम लोग को, वर्ड बाय वर्ड पूरे टॉपिक को रीड करो आप। हिंदी मीडियम वाले यहाँ से रीड करो, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से, क्योंकि मेंस में लिखोगे ना, लिखने के लिए चीजें पता होनी चाहिए, समझते तो आप हो ही। कंजर्वेशन, संरक्षण का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता तो ये सामने डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी कि प्रोटेक्शन देना है, प्रोटेक्शन बेस्ड कंजर्वेशन। कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो, को मैनेजमेंट मॉडल लेकर आओ, डेवलपमेंट भी हो, लोग भी इन्वॉल्व रहें। देखो जयंता हिल्स कहाँ की है, मेघालय की। ये सब एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन उठा के, जयंता हिल्स कहाँ पर है। सर्वे के अंदर बर्ड की स्पीसीज बताई गई जो रिकॉर्डेड नहीं थी उस क्षेत्र में, नई नई बर्ड्स आ रही हैं जो, और जो नई डिस्कवर हो रही हैं, उनको भी तो प्रोटेक्शन चाहिए। तो यही है, कम्युनिटीज को फॉरेस्ट से एक्सक्लूड किया जो जाता है, उनकी आजीविका जो खत्म कर दी जाती है उसको बचाना है। और उसी कारण फिर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो होते हैं, तो ऐसे नहीं होने चाहिए, सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए। कानून इंट्रोड्यूस हुए 1970s 1980s में, जिसने कॉलोनियल बिलीफ को और मजबूत किया, दैट नेचर मस्ट रिमेन अनटच्ड, लीडिंग टू वाइड स्प्रेड डिस्पोजिशन। लोगों को हटाया गया वहां से जानबूझ के कि नेचर को, नेचर पेड़ उग रहा है तो पेड़ को उगने दो नेचुरली, वहां पे आसपास लोगों को मत रखो। तो जो बेचारे ट्राइबल ग्रुप्स थे उनको वहां से हटाया गया। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, इसमें सुधार लाना है। तो यही चीज तो ये आर्टिकल बताने की कोशिश कर रहा है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर।
गुजरात के गिर लैंडस्केप में नियरली हाफ ऑफ द एशियाटिक लायन नेशनल पार्क के बाहर रह रहे हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है। एक मलधारी पेस्टोरलिस्ट है, चरवाहे जिनको हम लोग बोलते हैं मालधारी, कंटिन्यू शेयर कर रहे हैं ग्रेजिंग कॉमन्स विद लायंस। अब सोचो आप, यही सब चीजें तो हम लोग को कई बार देखने को मिलती, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देती। आप जानवर की जगह घेर ले रहे हो तो जानवर तो फिर बाहर आएगा ही ना यार। अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिबांग वैली है, टाइगर पॉपुलेशन हेल्दी है। इडू मिशमी कम्युनिटी लैंड्स में, जिनको लोकल भैया ट्राइबल ग्रुप्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सोचिए आप। लिपोर्ट्स तेंदुए वगैरह जो होते हैं, ये तो महाराष्ट्र की तो कहानी है, पूजा जाता है इनको तो। बट ठीक है, ज्यादा अगर, क्योंकि वाइल्ड एनिमल है भाई, ज्यादा अगर ह्यूमन के साथ घुलेगा मिलेगा तो एक दिन पंजा तो मारेगा ही, फिर वो न्यूज बन जाएगी, फिर उन बेचारे जानवरों को हटाया जाएगा। ये नहीं देखा जा रहा कि आप डेवलपमेंट के चक्कर में जानवरों को उनके घर से बाहर निकाल दे रहे हो। ठीक है, बस ये वही वाला टॉपिक था इसी टाइप का, इसको बस एक बार रीड करना जरूरी है पीडीएफ से। काफी सारे इंडिजीनियस ग्रुप, आदि लोग अरुणाचल प्रदेश में फार्मिंग, हंटिंग रिचुअल्स, इकोलॉजिकल नॉलेज डेली लाइफ में करते थे। मतलब कुल मिलाकर ये आर्टिकल बता रहा है कि भाई आपका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको कंजर्वेशन, संरक्षण के साथ जो है वो मिक्स करो, उसको उड़ाओ मत। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में जो पुरानी पौराणिक परंपरा जो चलती आ रही है, उसको जो बिलीफ सिस्टम चलता आ रहा है उसको भी मेंटेन रखो, क्योंकि वो सक्सेसफुल रहा है। पूरे दुनिया भर में मेटा का एनालिसिस ने बताया कि बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, उसका जो रिजल्ट्स है वो इंडिजीनियस मैनेज लैंड्स का इक्वल या फिर बेटर है स्टेट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से। मतलब सिंपल शब्दों में, जो गवर्नमेंट सोचती है कि हाँ भाई हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, उससे प्रोटेक्ट कर लेंगे, उससे कई ज्यादा प्रोटेक्शन वहां पर लोकल रहने वाले लोग जो है वो अपनी विधि, जो परंपरा जो चली आ रही है उस अकॉर्डिंग कर देते हैं। मतलब कुल मिलाकर कम्युनिटी नॉलेज जो है वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू जो मॉडर्न नॉलेज जो गवर्नमेंट, क्योंकि आउटसाइडर कभी भी जो लोकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व नहीं कर सकता। लोकल प्रॉब्लम्स, लोकल इश्यूज को वहीं पे रहने वाले लोग ही सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स इट। आपके घर की जो परेशानी है आपके घर के लोग ही सॉल्व कर पाएंगे। बाहरी व्यक्ति को अगर इन्वॉल्व करोगे तो आपका घर खराब हो जाएगा। और ये सीख भी हमेशा याद रखना लाइफ में, अपनी घर की प्रॉब्लम्स कभी किसी बाहर वाले व्यक्ति को मत बताना, जिसने ये किया है काम उसका घर खराब ही हुआ है। इसलिए हमेशा अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्टेड रखो, बचा के रखो। घर की बातें घर में रहनी चाहिए। यू नो, आजकल रिलेशनशिप टूटते जो है ना, ज्यादा इसलिए भी टूटते हैं कि लोग अपने घर के झगड़े जो है वो बाहर दोस्त के साथ शेयर करते हैं, और दोस्त पर चार बातें बताता है और वो घर में जाकर इंप्लीमेंट होती हैं, इंटरफेरेंस होता है, खत्म। नेपाल का ट्रांसफर ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट टू कम्युनिटी यूजर ग्रुप ट्रांसफॉर्म डिग्रेडेड हिल साइट्स। सोचिए आप, नेपाल ने कुछ नहीं किया, नेपाल ने वहां की लोकल कम्युनिटीज को बोला कि यार तुम एक काम करो, इसको ठीक करने का जिम्मा तुम संभालो, संभल गया कहानी। तो यही है प्रेजेंट डे चैलेंजेस, सबसे बड़े यही है कि प्रोटेक्शन करना है प्लस डेवलपमेंट करना है। कैसे करें? कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो। आंसर मिल तो रहा है, और वही चीज आप अपने मेंस में लिखिएगा। चलिए आइए टॉपिक नंबर 5, ये भी रिपीट कर दिया टॉपिक आज, हाई प्रेसिजन डायोड लेजर। इसकी हम लोग बात करेंगे, लिख लो डायोड लेजर। ये पहला वाला पॉइंट पूरा लिख लेना। कॉम्पैक्ट एडवांस्ड अल्ट्रा स्टेबल लेजर सिस्टम है जो स्पेशली क्वांटम टेक्नोलॉजीज, सिक्योर कम्युनिकेशन, फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग और रिसर्च लेबोरेटरीज के लिए डिजाइन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा ये वाला पॉइंट। ये हाई प्रेसिजन डायोड लेजर जो है वो एक कॉम्पैक्ट सिस्टम है जिसका उपयोग आप करोगे क्वांटम टेक्नोलॉजी में, हायर एजुकेशन लेबोरेटरीज में, इंडस्ट्रीज में, इसमें फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग, ये अलग से लिख लेना, फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग। वैसे तो लिखा भी है यहाँ पे फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटिंग। तो कुल मिलाकर आपको क्या समझ में आया कि हम लोगों ने अपना खुद का एक
डायोड लेजर बना दिया है जो बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग में हेल्प करेगा, बस कुछ नहीं है और उसके अंदर। दैट्स इट, दैट्स इट। इस इनोवेशन को सपोर्ट मिला है मल्टीपल नेशनल मिशन से, जिसे इंडिया का क्वांटम इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस सिग्निफिकेंस स्ट्रेंथ होता है, क्यों यानी कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग में जो है वो आत्मनिर्भर बन रहा है। ठीक है, बस इतनी सी चीज बस आप लिख लो, दैट्स इट। इसको नेशनल क्वांटम मिशन के द्वारा सपोर्ट भी किया। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैंने ये पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी आपको, अभी कुछ दिनों पहले भी हमने डिस्कस किया था। दैट्स इट। इंपॉर्टेंस जो है वो इसकी क्या है, तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई हमारे यहाँ सिक्योर्ड कम्युनिकेशन बनेगा, क्योंकि अब हम क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, क्वांटम से रिलेटेड इनोवेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, चीजें बना रहे हैं। लेजर क्वांटम इंक्रिप्टेड चैनल्स बनाने का फाउंडेशन प्रोवाइड कराएगी, इसके जरिए फाइनेंशियल नेटवर्क, बैंकिंग नेटवर्क, सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक तैयार होंगी। तो हम क्वांटम में काम कर रहे हैं। लेजर फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटिंग और ऑप्टिकल क्यूबिक कंट्रोल में इसका उपयोग होगा। मतलब कुल मिलाकर सिक्योरिटी, मैंने आपको बताया ना कि एक एक्स है लोकेशन, वाई लोकेशन है ना, इन दोनों के बीच में जो है वो हमें कम्युनिकेट करना है, तो वो क्वांटम टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, क्वांटम की नेटवर्क्स। तो इसको डेवलप करने के लिए ये डायोड की आवश्यकता पड़ रही है, जो हमने तैयार कर दिया अपना, बस एज सिंपल एज दैट। इतनी सी चीज बस ध्यान में रखनी है। इसको नेशनल प्रोग्राम्स का सपोर्ट मिला है, डीएसटी, निधि प्रयास, NMICPS, आई हब, क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, नेशनल कंप्यूटिंग मिशन, सबने सीनियर साइंटिफिक लीडरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सब लोग इन्वॉल्व थे, सबका सपोर्ट मिला है, तब जाकर ये चीज बनी है। ठीक है, इंडिया ने पहली बार ग्लोबल क्वांटम रेस में इंडिपेंडेंट हार्डवेयर डेवलप कर लिया, हमने खुद का अपना हार्डवेयर डेवलप किया है। सॉरी, बस जितनी चीज बताइए बस उतना लिखो आप। साइंटिस्ट रिसर्चर तो आपको बनना नहीं है जो आप हर चीज जो है वो उसमें मेंशन करोगे, यही मेरा काम है कि जो काम की चीज है वो आपको बताने का। ये वाली चीज आपने समझ ही ली है, ये लिख लो। दृष्टि, क्वेश्चन आ सकता है कि दृष्टि अभी न्यूज में था, ये क्या है, तो एआई बेस्ड वैगन सिक्योरिटी सिस्टम, सिर्फ इतना सा लिख लो आप। दृष्टि एक स्वदेशी एआई पावर्ड सर्विलांस सिस्टम है। नेक्स्ट लाइन में लिखो सर्विलांस सिस्टम, सर्विलांस सिस्टम, निगरानी रखने वाला सिस्टम। इसका मेन फंक्शन है वैगन मूवमेंट के दौरान, मतलब मालगाड़ी जब चलती है तो उस दौरान डोर लॉक स्टेटस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना, कि मालगाड़ी का डब्बा का जो गेट है वो प्रॉपर लॉक है कि नहीं, उसको पूरी जर्नी के दौरान मॉनिटर करेंगे। सिस्टम रियल टाइम बताता है कि डोर लॉक्ड है या फिर कुछ गड़बड़ी हुई है, किसी ने छेड़खानी करी है। अब होता क्या था कि पहले हम लोग जो है क्या करते थे कि चेक करते थे हर, मतलब स्टेशन पे गाड़ी रुकी या कहीं पे गाड़ी रुकी तो बेचारे अपने गार्ड जो होते थे वो जाते थे, हर एक डोर को चेक करते थे कि प्रॉपर लगा है कि नहीं लगा। कितना टाइम लगता था, स्लो सिस्टम था, ज्यादा लोग लगते थे, नाइट मूवमेंट प्लस लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेट के लिए इम्प्रैक्टिकल था, कहीं जंगल वंगल में गाड़ी खड़ी हो गई, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पा रही है नहीं हो पा रही है, चोरी हो जाती थी, तो ऐसी चीजें होती, डकैती होती थी, किसी ने कोई चीज खराब कर दिया सामान, तो वो भी एक प्रॉब्लम्स होती थी। तो इंडियन रेलवेज का फ्रेट वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए चोरी बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस चोरी को रोकने के लिए सिस्टम बहुत हेल्प करेगा। बस इतनी चीज, इतनी समझ रख लो बस आप इस टॉपिक में। ठीक है, बस और कुछ है ही नहीं। ट्रेडिशनल मेथड जो है वो फेल हुए, लॉन्ग डिस्टेंस, नाइट मूवमेंट, हाई वॉल्यूम फ्रेट रेक्स, मैनुअल चेक, ये रिलायबल नहीं होते भाई। किसी ने चेक किया, नहीं किया, लिख दिया कि हाँ सब ओके है, और ओके नहीं रहा फिर, तो अब ये ऑटोमेटिक सिस्टम्स का उपयोग कर रहे हैं जो सिक्योरिटी को और मजबूत करेगा। तो एक और अच्छी डायरेक्शन, रेलवे सिक्योरिटी की डायरेक्शन में दृष्टि एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। बस इतनी सी चीज लिख लो आप, ये भी लिख लेना, ज्वाइंट इनिशिएटिव है, NFR, IITG, TIDF, ये चीज लिख लेना। रिसर्च वगैरह करी इन्होंने और इंडिया के अंदर खुद का एक अच्छा सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप कर लिया। कैमरा सेंसर लगे हुए हैं इसमें, रियल टाइम विजुअल्स जनरेट करेगा ये, हाँ, पूरे एल्गोरिदम बताएगा कि कहां पर कोई छेड़खानी हुई, किस जगह पर हुई, रियल टाइम अलर्ट जो है वो दे देगा, जिससे कि सिक्योरिटी अपनी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, बहुत बेहतरीन सिस्टम बन गया ये, बस दैट्स इट।
लार्ज स्केल इसको डिप्लॉयमेंट करना एक चैलेंज, ऑब्वियस ही बात है कि हर एक गाड़ी में लगाना इज द बिगेस्ट चैलेंज, बट वो यस समय के अनुसार जो है वो हो जाएगा धीरे धीरे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नेक्स्ट, एमोनियम नाइट्रेट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना भाई, इसी से तो बम बनाया गया है। इंडिया के अंदर इसको एक्सप्लोजिव डिक्लेयर किया गया था, एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 के तहत, लिख लीजिएगा। 2011 की गैजेट में डिक्लेयर किया गया था। कोई भी पर्टिकुलर मिक्सचर है जिसमें 45% से ज्यादा, ये फैक्ट याद रखना है, कोई भी मिक्सचर है जिसमें 45% से ज्यादा एमोनियम नाइट्रेट होगा, वो आप बम मानेंगे हम उसको, वो एक्सप्लोजिव मानेंगे हम उसको। फिर एक और चीज लिख लेना, आखिरी वाली है कि लाइसेंस जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है आईडीआर एक्ट 1951 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और एमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 स्टोर करने के लिए। मतलब आप अगर ये एमोनियम नाइट्रेट को स्टोर कर रहे हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए, या उसका यूज कर रहे हो तो लाइसेंस चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमोनियम नाइट्रेट वाला, लिख लेना, एग्जाम में आएगा ही आएगा। डीआरडीओ का न्यू जनरेशन मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल, वाह यार, ये बेसिकली समुद्र के मिशंस के लिए हमने ये डीआरडीओ ने ये चालू कर, मतलब लेकर आ गए एक व्हीकल अंडर वाटर। इसकी फोटो देखना आप आज लेक्चर के बाद। ठीक है, साइड स्कैन सोनार का उपयोग कर रहा है, अंडर वाटर के लिए तो सोनार टेक्नोलॉजी ही जरूरी होती है, आपको पता ही होगा, जो हमारी सबमरीन्स वगैरह भी यूज करती हैं। तो सिस्टम जो है वो यूज कर रहा है साइड स्कैन सोनार और एआई बेस्ड रिकॉग्नाइजेशन, रियल टाइम माइंड डिटेक्शन और क्लासिफिकेशन के लिए। वायर मतलब एआई इमेज बना देगा, ये सोनार टेक्नोलॉजी का इसमें यूज हो रहा है। एयूवी सिस्टम जो है वो एक्सप्लिसिटली डिजाइन जो है वो किया गया है मल्टी एयूवी कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म के लिए। मतलब ये सिंगल यूनिट नहीं है, ये मल्टी यूनिट है, मतलब कि इसमें और भी सपोर्ट, मल्टी व्हीकल्स कोऑर्डिनेशन का सपोर्ट मिल जाएगा इन फ्यूचर। ठीक है, और अंडर वाटर अकूस्टिक कम्युनिकेशन अलाउ किया जाएगा, जिससे डेटा शेयर किया जाएगा, है ना, बढ़िया। डीआरडीओ ने अंडर वाटर व्हीकल जो है वो डेवलप कर लिया जिसमें अच्छी हाई एंड टेक्नोलॉजी लगी हुई है। तो ये एक मेंस का क्वेश्चन भी है, ट्राई करना इसका आंसर जो है वो देने की। और ज्ञान सर के पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगा कल के लेक्चर में, दो टॉपिक्स अपने कल वाले जो है वो छूट गए थे, इन फ्यूचर अपन कवर कर लेंगे, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय श्री महाकाल।